जैसे ही उस कमरे में मौजूद सभी लोग राजवीर के कहने पर लकी और उसकी मां सरस्वती अग्रवाल की तरफ बढ़ने लगे तो यह दृश्य देखकर रूबी होटल का मालिक धीरज थोड़ा घबरा गया और वह तुरंत ही लकी और उसकी मां के सामने खड़ा हो गया। तभी राजवीर ने कहा, मिस्टर धीरज प्लीज़ रास्ते से हट जाइए। अगर इस लड़ाई से इस कमरे में कोई भी नुकसान होगा तो मिस्टर धीरज मैं आपको उसका 2 गुना भुगतान करूंगा। लेकिन अब मैं इन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि इन 2 लोगों में कितना घमंड है और अब मैं इनसे अपना बदला लेना चाहता हूँ। तभी धीरज ने कहा, तुम बदला लेना चाहते हो? इतने मूर्ख मत बनो। अभी जाओ और इस महिला से जाकर माफ़ी मांगो। अगर उन्हें अत्यधिक गुस्सा आ गया तो तुम इतने लायक नहीं हो कि आगे के परिणामों को बर्दाश्त कर सको। तभी राजवीर ने कहा, मिस्टर धीरज आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं सम्मान के लायक हूँ, लेकिन फिर भी आज मुझे बहुत अपमानित किया गया है और अब आप चाहते हैं कि मैं इस महिला से माफ़ी मांगूँ। और राजवीर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है कि यह महिला कौन है और यह कितनी अमीर है। मैं इस महिला से तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। और मिस्टर धीरज आप भी जानते हैं कि मैं यहाँ के टॉप 10 परिवारों में सबसे सबसे अमीर परिवारों में से ही हूँ। और मिस्टर धीरज आप जानते हैं कि मैं यहाँ के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में से एक हूँ और मैं अपना बदला ले सकता हूँ। मुंबई के अंदर यहाँ के टॉप 10 परिवारों ने अपना एक समूह बनाया हुआ था और वे सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे। इसलिए राजवीर यह जानता था कि मैंने कभी भी इस महिला को उस समूह में नहीं देखा है और इसका मतलब यह है कि यह उस अलाइट का हिस्सा नहीं है। अलाइट मतलब समूह। इसलिए राजवीर उस महिला की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर बैठी एक महिला ने कहा, मिस्टर धीरज क्या आप जानते हैं कि मिस्टर राजवीर काशीनाथ जी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वे उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आपको इन दोनों से कहना चाहिए कि वे जल्दी से जल्दी मिस्टर राजवीर से माफ़ी मांगे। तभी काशीनाथ जी उस महिला की बात सुनकर चौंक गए और उन्हें मन ही मन थोड़ी थोड़ी हंसी आने लगी। काशीनाथ जी ने राजवीर को गंभीरता से देखा और उससे पूछा, क्या तुम वास्तव में मिस्टर काशीनाथ जी को व्यक्तिगत रूप से जानते हो और उनसे मिले हो और क्या तुम जानते हो कि वह कैसा दिखता है? तभी राजवीर ने घमंड करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ और अब आपको भी यह पता चल गया है कि मैं काशीनाथ जी का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। राजवीर काशीनाथ के नाम से उन्हें डराना चाहता था, लेकिन फिर राजवीर अपने मन में थोड़ी सी घबराहट महसूस करने लगा जब उसने देखा कि उसके सामने खड़ा आदमी यानी कि भाई काशीनाथ जी, उसके सामने खड़ा आदमी उसे लगातार घूरे जा रहा था। तो उसने महसूस किया कि यह कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। फिर राजवीर ने काशीनाथ जी की तरफ देखा और उनसे पूछा, तुम कौन हो? फिर कैन ने राजवीर को उपहासित करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? और फिर काशीनाथ जी गंभीर गंभीर रूप से और एक भयानक मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगे। इधर काशीनाथ जी की इतनी भयानक मुस्कान को देखकर राजवीर घबरा गया। वह तुरंत ही धीरज की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, मिस्टर धीरज कौन है यह व्यक्ति? तभी धीरज ने राजवीर को देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यह व्यक्ति अत्यधिक प्रसिद्ध मिस्टर काशीनाथ जी हैं जो ईस्ट कोस्ट डिवीजन को संभालते हैं। और फिर अंत में सभी को पता चल गया कि राजवीर के सामने जो व्यक्ति खड़ा था वो बहुत ही प्रसिद्ध काशीनाथ जी थे। जैसे ही राजवीर ने यह सुना तो उसके मुंह से निकल गया, ये कैसे हो सकता है? फिर राजवीर ने काशीनाथ जी की तरफ एक घबराहट के साथ देखा और फिर काशीनाथ जी ने भी उसकी तरफ एक मुस्कान के साथ देखा। राजवीर अब घबराने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। वह पूरी तरीके से कांप उठा था। उसका दिमाग पूरी तरीके से जम सा गया था। अब राजवीर यह सोच रहा था कि मुझे अब इन सारी घटनाओं के ऊपर बहुत ही सावधानी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तभी राजवीर ने घबराते घबराते हुए कहा, मिस्टर काशीनाथ जी मुझे खेद है कि मैंने आपको नाराज़ किया है। राजवीर इतना भयभीत हो गया था कि उसने घुटने टेक दिए थे। हालांकि राजवीर काशीनाथ जी से कभी नहीं मिला था, लेकिन उसने अपने कानों में काशीनाथ जी के बारे में बहुत कुछ सुना था। इसके अलावा पूरे भारत में लगभग बहुत से लोग मिस्टर काशीनाथ जी के कई किस्सों को जानते थे। काशीनाथ जी के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने हाथों से कम दर्जनों जीवनों को समाप्त किया है। और अब राजवीर यह सोचकर भी घबरा गया था कि उसने खुद काशीनाथ जी के सामने कठोरतापूर्वक व्यवहार किया था। राजवीर यह सोचकर डर रहा था कि अगर काशीनाथ जी को गुस्सा आ गया तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसलिए राजवीर काशीनाथ जी के क्रोध को तुरंत ही खत्म करना चाहता था। जितनी जल्दी हो सके राजवीर काशीनाथ जी को शांत करना चाहता था। इसलिए राजवीर ने सोचा था कि काशीनाथ जी के सामने घुटने टेकना ही एक अच्छा विचार है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, तो क्या राजवीर कभी भी काशीनाथ जी से नहीं मिला है? वह अचानक से उनके सामने घुटने क्यों टेक रहा है? क्या वे वास्तव में काशीनाथ जी हैं? अब वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को यह एहसास हो गया था कि आखिर चल क्या रहा था। तो तुरंत ही उनके दिल तेजी से धड़कने लगे और उन सभी लोगों के पैर अचानक से कांपने लगे। अचानक से उस कमरे में एकदम शांति सी छा गई और उस कमरे में लगभग 100 लोग मौजूद थे और वे सभी लोग एक एक करके अपने अपने घुटने टेकने लगे। तभी राजवीर ने घबराहट से भरी हुई आवाज़ में और अपने घुटने टेकते हुए काशीनाथ जी से कहा, काशीनाथ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत ही खेद है। मैं वास्तव में आपको नहीं जानता था। मैंने आपको नाराज़ किया है। मेरी औकात तो बस आपके सामने एक सुअर या कुत्ते के समान है। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी काशीनाथ जी ने राजवीर के सिर पर एक जोरदार लात मारी और वह चिल्लाता हुआ ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद राजवीर तुरंत ही खड़ा हुआ और अपने घुटने दोबारा से टेक दिए और माफ़ी मांगना जारी रखा। और फिर राजवीर ने दोबारा से काशीनाथ जी से कहा, काशीनाथ जी आप जितना मानना चाहें मुझे मान लीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी काशीनाथ जी ने राजवीर की तरफ देखा और उसने पाया कि वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। तो वह सीधा ही लकी की मां सरस्वती अग्रवाल के पास गया और उनसे कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? काशीनाथ जी की यह बात सुनकर सरस्वती अग्रवाल खड़ी हुई और धीरे धीरे राजवीर की तरफ बढ़ी। अब राजवीर का दिल बहुत ही अधिक हिंसक रूप से धड़क रहा था। राजवीर ने सोचा कि काशीनाथ इस महिला के लिए इतना सम्मानजनक था और इससे इतने सम्मानजनक तरीके से बातचीत कर रहा था, तो इसका मतलब था कि काशीनाथ इस महिला के अधीनस्थ था। तो फिर यह महिला कौन थी और यह कितनी शक्तिशाली महिला थी? और फिर यह सोचकर राजवीर अपने घुटने टेकते हुए बैठा रहा और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। तभी राजवीर को उसकी ओर आते हुए ऊंची एड़ी वाले जूतों की आवाज़ आने लगी। उसने क्लिक क्लिक करने वाले कदमों को सुना, जिससे वह और भी अधिक डर गया। तभी उसे एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, मेरी तरफ देखो। वह आवाज़ सुनकर राजवीर का दिल लगभग उसके गले से ही निकल गया था और फिर राजवीर ने अपना चेहरा धीरे धीरे ऊपर किया
और फिर जैसे ही राजवीर ने सरस्वती अग्रवाल के चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर इतना गुस्सा देखकर उसे बहुत ही अधिक डर लगने लगा। तभी सरस्वती अग्रवाल ने राजवीर के बालों को पकड़ा और उसे लगभग दर्जनों बार बहुत ही तेजी से थप्पड़ मारे। तभी राजवीर चिल्लाया, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। राजवीर को अब अपने चेहरे पर बहुत ही तेज जलन महसूस होने लगी थी और उसकी नाक से खून भी बहने लगा था, जिस खून को राजवीर ने अपनी बाहों से यानी आस्तीन से पहुंचा और तुरंत ही सरस्वती अग्रवाल की तरफ देखा और उसने पाया कि उसके हाथ भी खून से सने हुए थे। उसने घबराते हुए कहा, कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें। राजवीर को अत्यधिक पीटा गया था, फिर भी राजवीर की हिम्मत उस महिला यानी कि सरस्वती अग्रवाल से आंख मिलाने की नहीं हो रही थी। वह सिर्फ माफ़ी के लिए लगातार भीख ही मांगता जा रहा था। तभी उस कमरे में मौजूद सभी लोग सरस्वती अग्रवाल के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी के लिए फुसफुसाने लगे। तभी सरस्वती अग्रवाल ने कहा, बेवकूफ़ों का ये झुंड यह भी नहीं जानता कि इन्हें किससे माफ़ी मांगनी है। अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो तुम्हें सही आदमी से माफ़ी मांगनी चाहिए। अग्रवाल परिवार के लिए एक साथ 100 लोगों को अपने सामने घुटने टेकवाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उनके लिए यह नामुमकिन नहीं था। अगर वे चाहें तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन आज यह हो चुका था। सरस्वती अग्रवाल की इस बात के का प्रतिक्रिया देने वाला राजवीर सबसे पहला व्यक्ति था। उसने अपना मुंह बदला, उसने लकी की ओर मुड़ गया। वह लकी की ओर मुड़ गया और लकी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत ही खेद है, मैं मूर्ख हूँ, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर तभी सभी लोग कहने लगे, हाँ हम सभी बेवकूफ़ लोग हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तभी सरस्वती अग्रवाल ने लकी से कहा, तो लकी अब तुम ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि हमें इन कुत्तों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तभी लकी ने कहा, मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को अपनी गलती का आभास हो गया है और इन लोगों ने खुद को अत्यधिक डांटा भी है, और जब तक कि ये लोग मुझे भविष्य में परेशान करने की कोशिश नहीं करते तब तक मुझे लगता है कि हमें अब इनके साथ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।